आज कंपनी चैप्टर से इशू ऑफ शेयर चैप्टर के कुछ पॉइंट हैं जिसे डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर की जर्नल एंट्री सीख चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि कंपनी अपने शेयर को सबसे पहले इशू करती है। बोलिए, इशू का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर को बेचती है। किसको बेचती है? पब्लिक को। तो कंपनी जब अपने शेयर को इशू करती है तो उस टाइम शेयर की जो भी वैल्यू होती है कंपनी पूरा पैसा एक बार भी मांग लेती है और कभी कभी उसे थोड़ा थोड़ा करके भी मांगती है। जैसे कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे और कुछ कॉल पे। इसकी जर्नल एंट्री करना आप लोग सीखे हैं कि एप्लीकेशन पे कंपनी पैसा मांगती है तो क्या एंट्री पास करती है, अलॉटमेंट पे मांगती है तो क्या एंट्री पास करती है और कॉल पे मांगती है तो क्या एंट्री पास करती है। जब कंपनी पैसा मांगती है तो उसी बीच में ही कुछ शेयर होल्डर पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। मतलब कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाता है किसी भी रीजन से, रीजन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं होता है, बस कोई भी शेयर होल्डर अगर पेमेंट नहीं कर पाता है तो उस केस में कंपनी उसी शेयर होल्डर को, सिर्फ उसी शेयर होल्डर का शेयर क्या कर लेती है? फॉरफिट कर लेती है। तो अगला पॉइंट बन जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये बात क्लियर हुआ? ये फॉरफीचर ऑफ शेयर कब बनेगा? जब कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या कॉल का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाए। एप्लीकेशन पे कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, उसके पीछे रीज़न होता है कि कंपनी जब अपने शेयर को ऑफ़र करती है पब्लिक के लिए तो पब्लिक सबसे पहले एप्लीकेशन ही देता है, उसके बाद उसको शेयर मिलता है कंपनी का। तो एप्लीकेशन पे डिफ़ॉल्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। जब भी पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट करेगा अलॉटमेंट और कॉल से करेगा, है ना। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर जान तो गए आप कि कब होता है, लेकिन इसकी भी एंट्री आपको आना चाहिए कि कैसे इसकी एंट्री करेंगे। तो पहले स्टेप पे कंपनी शेयर को इशू करती है, दूसरे स्टेप पे कंपनी शेयर को फॉरफिट कर लेती है। अब अगर हम आपसे पूछे कि शेयर को कंपनी कब फॉरफिट कर लेती है तो क्या आंसर होगा? तो कंपनी शेयर को तभी फॉरफिट करेगी जब कोई भी शेयर होल्डर शेयर पर पेमेंट ना कर पाया हो। यह बात याद रखिएगा, कोई भी शेयर होल्डर अगर शेयर्स का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पेमेंट नहीं कर पाएगा तो कंपनी क्या कर लेती है? फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट का मतलब जब्त कर लेती है। तो क्या जब्त कर लेती है? शेयर। शेयर नहीं जब्त करती है, उसके द्वारा दिए हुए पैसे को जब्त कर लेती है और जो उसको शेयर अलॉट किए गए थे वहाँ से उसका नाम काट दिया जाता है। मतलब उसके नाम से जितने शेयर अलॉट हुए थे वो शेयर उसके नाम से काट दिए जाते हैं। तो फॉरफीचर हो गया। अब कंपनी जब शेयर फॉरफिट कर लेती है तो फॉरफिट करने के बाद अपने वही शेयर किसी दूसरे पर्सन को फिर से बेचेगी कि नहीं बेचेगी? तो दूसरे पर्सन को जब बेचती है तो उसी को बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स। तो ये 3 स्टेप से कंपनी अपने शेयर से रिलेटेड एंट्री को पास करती है और इसी से रिलेटेड ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या होगा कि कंपनी पहले शेयर को इशू करेगी, इशू करने पे शेयर की जो भी नॉमिनल वैल्यू होगा उसको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल के रूप में पैसा मांगा जाएगा। फिर देखा जाएगा किस किस शेयर पे अलॉटमेंट या कॉल का पेमेंट नहीं हो पाया तो फिर उन्हीं शेयर को कंपनी फॉरफिट कर लेगी और फॉरफिट करने के कुछ समय के बाद उसी शेयर को कंपनी क्या कर देगी? री इशू कर देगी और फिर नीचे बोलेगा नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करिए। ये बात क्लियर हो गया? तो आप लोगों को इशू करने से रिलेटेड जर्नल एंट्री बताया जा चुका है, वो डिस्कस नहीं करेंगे। आज
जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि अगर शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है तो क्या एंट्री पास करेंगे, और शेयर को री इशू किया जा रहा है तो क्या एंट्री पास करेंगे। थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज इसके भी बारे में है आपके पास, लेकिन आज इसके ऊपर और डिटेल डिस्कस करेंगे। शेयर को फॉरफिट जब भी आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं वो शेयर जब इशू किया गया था, क्या देखना होगा कि शेयर जब फॉरफिट किया जा रहा है तो वह शेयर जब इशू किया गया था, क्या किया गया था, इशू जब किया गया था तो इशू करते टाइम क्या उस शेयर को एट पार पे किया गया था या एट प्रीमियम पे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। मना कर खाइए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एट पार पे शेयर को इशू किया गया या एट प्रीमियम पे शेयर को इशू किया गया। बिना उसको ध्यान दिए अगर आप फॉरफीचर की एंट्री करने जाएंगे तो 100% आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। तो आपको देखना है कि क्या एट पार पे था। अगर शेयर एट पार पे इशू हुआ है, शेयर किस पे इशू हुआ हो, एट पार पे, और आप फॉरफिट कर रहे हैं उस शेयर को, तो क्या एंट्री पास करेंगे। उसके लिए आपको एंट्री बता देते हैं। सबसे पहले लिखना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये शेयर कैपिटल क्यों डेबिट हो जाता है तो उसके पीछे रीज़न होता है कि जैसे ही आप शेयर को फॉरफिट करते हैं तो आपकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। जितने शेयर को फॉरफिट करते हैं उतने शेयर के प्रति कंपनी की लायबिलिटी क्या हो जाती है, और लायबिलिटी डेबिट साइड से ख़त्म होता है, इसलिए कैपिटल को डेबिट करके ख़त्म कर देते हैं। अब शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं उतने शेयर को यहाँ रखिए, इनटू कर दीजिए उस शेयर पे जितना पैसा मांगा गया हो, मीन्स कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, तो कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है जैसे शेयर मान लीजिए 10 रुपये का है, कंपनी ने कहा हम 3 रुपया एप्लीकेशन पे लेंगे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे लेंगे, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे लेंगे और 2 रुपया फाइनल कॉल पे लेंगे। तो इस तरीके से कंपनी ने 10 रुपये को डिसाइड कर दिया कि उस 10 रुपये को लेना कैसे है। फिर उसी क्वेश्चन में बोला कि कंपनी ने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, तो फाइनल कॉल नहीं मांगा तो कितना रुपया नहीं मांगा, 2 रुपया नहीं मांगा। तो कंपनी ने 10 रुपये में से अगर 2 रुपया नहीं मांगा तो फिर मांगा कितना, 8 रुपया मांगा, वही 8 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू बन जाएगी। क्लियर हो गया। मतलब जिस शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं उस शेयर्स पे कंपनी पब्लिक से जितना पैसा मांग चुकी है वही कॉल्ड अप वैल्यू कहलाता है। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे कॉल्ड अप वैल्यू से, तो जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद क्या करना है, 2 लगाना है और फिर वो नाम लिखने हैं जिसका पेमेंट करने में शेयर होल्डर डिफ़ॉल्ट हो गया, मतलब जिसका पेमेंट शेयर होल्डर नहीं कर पाया। सपोज दैट शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। सेकंड कॉल तो अभी आपको बताया कि मांगा ही नहीं गया। तो फिर अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट का नाम लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट का नाम लिखेंगे। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया तो यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखेंगे। अब बात आता है कि इसके सामने अमाउंट क्या लिखा जाएगा, तो उसके सामने अमाउंट लिखने के लिए नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू रेट या अमाउंट, रेट ही रखिए, रेट ऑफ, यहाँ अलॉटमेंट लिखे हैं तो अलॉटमेंट का जितना भी रेट होगा 2 रुपया 3 रुपया जो भी होगा उसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा यहाँ अमाउंट रख देंगे।
ऐसे ही इसके लिए भी लिख लेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू रेट ऑफ फर्स्ट कॉल। जो भी फर्स्ट कॉल का रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके रख लेंगे। फिर जितना पैसा आपने मांगा था उसमें से जितना पैसा नहीं मिल पाया उसको क्या कर दीजिए, माइनस। जैसे कंपनी ने 2000 रुपया मांगा, कंपनी को 700 रुपया अलॉटमेंट पे नहीं मिला, 500 रुपया फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला। सोचिए 2000 रुपीज़ कंपनी ने मांगा है, 700 कहाँ नहीं पाया, 500 कहाँ नहीं पाया, तो कितना नहीं पाया, 1200 रुपया कंपनी को नहीं मिल पाया। 2000 रुपये में से अगर कंपनी को 1200 रुपया नहीं मिल पाया तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी को 800 रुपया मिला था कि नहीं? बोलिए। कंपनी ने 2000 मांगा, जिसमें से कंपनी ने 700 रुपया कहाँ नहीं पाई, अलॉटमेंट पे, 500 कहाँ नहीं मिला, तो टोटल कितना नहीं मिला, 1200 नहीं मिला। 2000 में से 1200 नहीं मिला तो 800 रुपया क्या हुआ, मिला। और कंपनी को जो पैसा मिला रहता है वही कंपनी फॉरफिट करती है, तो वही 800 रुपया यहाँ लिख लेंगे और उसके सामने लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर हो गया? बोलिए। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसके सामने का अमाउंट कितना हो जाएगा, 800। ये क्लियर हो गया? ये एंट्री कब पास करना है, जब शेयर को इशू किया गया हो किस पे, और कुछ शेयर होल्डर शेयर्स का पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर गए हों और उनका शेयर क्या कर लिया गया हो, फॉरफिट। तो इस तरीके से एंट्री पास किया जाए। दूसरा केस, शेयर को एट पार पे ना इशू करके कैसे किया गया हो, एट प्रीमियम पे इशू किया गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। बोलिए। अगर एट प्रीमियम पे इशू किया है तो उसमें भी दो केस देखना पड़ेगा। अगर एट प्रीमियम पे भी इशू किया है तो उसमें कितने केस देखने होंगे, दो। वो दोनों केस क्या बनेंगे, एक केस तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जिस शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं उस शेयर पे जितना रुपया प्रीमियम था वो मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है। दो ही बात हो सकती है। शेयर को अगर प्रीमियम पे इशू किया गया है तो हो सकता है जिस शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं उस शेयर्स का प्रीमियम वाला पैसा मिल गया हो, और हो सकता है उस शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा ना मिला हो। तो दोनों ही केस में अलग अलग एंट्री पास होती है। अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड है तो कुछ अलग एंट्री पास होगी, और अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो कुछ अलग एंट्री पास होगी। जैसे अगर रिसीव है, प्रीमियम का अमाउंट रिसीव्ड है, तो उस केस में सेम यही एंट्री पास करेंगे जो एट पार का होता है। अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया है तो फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जो एंट्री पास एट पार पे करते हैं वही एंट्री सेम पास आपका एट प्रीमियम के भी केस में हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका हो। ये बात क्लियर हो गया? दूसरा, हो सकता है प्रीमियम का पैसा न रिसीव हुआ हो सकता है प्रीमियम का पैसा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम डज नॉट रिसीव। अगर अमाउंट प्रीमियम वाला रिसीव नहीं हुआ तब क्या एंट्री पास करेंगे, तो उस केस में जिस शेयर पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला उसको जब आप फॉरफिट करने लगेंगे तो ये वाली एंट्री तो करेंगे ही करेंगे। बस डिफरेंस क्या आएगा कि जिस शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं उस शेयर पे जितना सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट बनता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जितना भी अमाउंट बनता है उतने से ही डेबिट कर देते हैं। उतने से क्या कर देते हैं, डेबिट। तो फिलहाल ये कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट हो जाएगा, तो इसकी एंट्री अभी हम पास करके दिखाते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए कि शेयर को अगर फॉरफिट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि क्या शेयर को एट पार पे इशू किया है या फिर एट प्रीमियम पे। एट पार पे किया है तो ये एंट्री पास किया जाएगा।
अगर एट प्रीमियम पे इशू किया है तो फिर आपको वहाँ भी दो केस देखना होगा कि प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ है कि अगर रिसीव हुआ है तो सेम यही एंट्री रिपीट होता है, कोई चेंजिंग नहीं है। और अगर प्रीमियम का पैसा नहीं रिसीव हो पाया है तो उसकी दूसरी एंट्री पास होती है, तो वो एंट्री अभी बताते हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए क्योंकि स्पेस खत्म हो चुका है, फिर बताते हैं। अब देखिए, अगर शेयर को एट प्रीमियम पे इशू किया गया है और प्रीमियम का पैसा नहीं मिल पाया तो उस केस में क्या एंट्री पास करेंगे? तब शेयर कैपिटल को जैसे डेबिट करते हैं वैसे ही डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट लिखने के लिए वही जो अभी बताएं, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख लेंगे। बस चेंजिंग क्या आ जाएगी एंट्री में कि शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट कर देना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी डेबिट कर देना है। और इसके सामने कौन सा अमाउंट लिखेंगे? तो वहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू रेट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो भी रेट होगा, 2 रुपया 3 रुपया जो भी होगा, उसी से मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ लिख देंगे। इसके बाद 2 लगाएंगे। जिसका जिसका पैसा नहीं मिल पाता है उसका नाम लिखते हैं। जैसे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिल पाया तो 2 शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल का नहीं मिल पाया 2 शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे ही आप लिख लेंगे और उसके बाद डिफरेंस अमाउंट निकाल करके लिख देंगे 2 शेयर, क्या लिख देंगे? फॉरफीचर। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो चेंजिंग क्या आपको मिला? सिर्फ और सिर्फ ध्यान में इतना ही रखना है कि अगर शेयर प्रीमियम पे इशू किया गया और प्रीमियम का पैसा नहीं रिसीव हुआ तो जितना नहीं रिसीव हुआ उसी से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को रिवर्स कर देना है, बाकी एंट्री सेम है। कोई चेंजिंग? अब आप एक चीज़ ये बताइए कि जब कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है तो फॉरफिट की एंट्री पास करते समय आपने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे जो अमाउंट लिखा गया था उसको मैंने बोला था कि मांगा गया पैसा है, मांगा गया पैसा है या रुपया है ना। और क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट लिखे गए हैं उसको हम बोलते हैं न मिली हुई राशि, यही ना। जो जो पैसा नहीं मिलता है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जितना पैसा मांगा गया उसमें से जितना नहीं मिल पाता है उसको माइनस कर देते हैं, तो कितना मिला इसके सामने आ जाता है कि नहीं? बोलिए, मिला हुआ पैसा डिफरेंस से यहीं आता है कि नहीं है? अगर कंपनी ने शेयर को फॉरफिट किया और शेयर फॉरफीचर के सामने जो भी पैसा दिखाई दे रहा है उसको हम बोले कि ये कंपनी के लिए फ़ायदा है, तो क्या कुछ गलत है? अगर हम बोलें कि ये कंपनी के लिए क्या है? फ़ायदा है, तो कुछ गलत है क्या? ये आप लोगों के एग्ज़ाम में 1 नंबर वाला का क्वेश्चन बनता है। कंपटीशन का दे रहे हों चाहे किसी का पेपर दे रहे हों, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेयर्स के फॉरफिट करने पे जो भी पैसा फॉरफीचर में आता है वो हमारा प्रॉफिट तो होता है, लेकिन कौन सी प्रॉफिट होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट कि कैपिटल प्रॉफिट? तो इसको हम कौन सी प्रॉफिट बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। क्यों कैपिटल प्रॉफिट होता है? क्योंकि एक शेयर को आप फॉरफिट एक ही बार तो करेंगे कि बार बार करेंगे? एक ही बार तो करेंगे। शेयर फॉरफिट अगर एक बार होगा तो उस पर फ़ायदा भी एक ही बार होगा, और जिसका नेचर रिकरिंग ना हो, रिपीट ना हो, वो हमारा कैपिटल बनता है। क्लियर हो गया?
तो कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। ये माइंड पे इसलिए आपको रखना है क्योंकि अभी जब री इशू की एंट्री पढ़ाने लगेंगे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आपने एक चीज़ सुना होगा कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को जब इशू करती है, क्या करती है, इशू करती है, तो इशू करते समय वो एट पार पे कर सकती है, एट प्रीमियम पे कर सकती है, लेकिन एट डिस्काउंट पे नहीं कर सकती, एट डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। ये कंपनी एक्ट 2013 में प्रोविज़न ला दिया गया, उसके पहले होता था, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 से ये प्रोविज़न ला दिया गया कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू तो करेगी तो सिर्फ किस पे, या एट प्रीमियम। ये बात क्लियर हो गया। लेकिन जब कंपनी री इशू करने लगती है, इशू के टाइम सिर्फ किस पे था, एट पार और एट, लेकिन जब री इशू होने लगता है तो एट पार पे भी होता है, एट प्रीमियम पे भी होता है और एट डिस्काउंट पे भी होता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, है ना, एट डिस्काउंट पे भी री इशू होता है। ये भी एमसीक्यू का एक क्वेश्चन वाला बन सकता है। क्या शेयर्स को री इशू करते समय एट डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं? अंशों का निर्गमन क्या छूट पर या कटौती पर किया जाता है? तो आंसर होगा हाँ, लेकिन एक शर्त लगा करके। शर्त क्या है कि छूट पर हम निर्गमित तो कर सकते हैं, लेकिन छूट जो होगा वो हमारा छूट फॉर फ्यूचर के टाइम जो हमें फ़ायदा होता है, फॉर फ्यूचर के टाइम जो हमें प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट के बराबर, इस प्रॉफिट से बराबर या कम, लेस देन, दिख रहा है इधर, तो लेस देन प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। शेयर को फॉरफिट करते समय जो भी फायदा हुआ है उस फायदे से कम, मतलब अगर 800 रुपये का फायदा हुआ है तो आप डिस्काउंट 700 रुपये तक दे सकते हैं, 600 रुपये तक दे सकते हैं, 500 दे सकते हैं, 400, 200, 300, 100, 50, 2 रुपये, 3 रुपये, कुछ भी कर लीजिए। 700 रुपये मतलब 800 रुपये से नीचे तक आप कर सकते हैं, या फिर अप टू 800, या फिर अप टू 800 रुपीज़, 800 मतलब जितने रुपए का फ़ायदा फॉर फ्यूचर पे हुआ है उतने रुपए तक डिस्काउंट पे हम शेयर को री इशू कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 900 रुपये का डिस्काउंट नहीं दे सकते, 801 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं दे सकते, 800 रुपये तक का दे सकते हैं। तो री इशू करते समय शेयर को हम डिस्काउंट पर तो री इशू कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि डिस्काउंट उतना ही रुपए तक दिया जाएगा जितना कि फॉर फ्यूचर के टाइम प्रॉफिट हुआ हो। ये बात क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? इसको नोट करेंगे? करेंगे तो कर लीजिए। री फॉर फ्यूचर करते समय एट प्रीमियम पे और अमाउंट ना रिसीव हुआ हो तो क्या एंट्री पास किया जाएगा उसे आप नोट कर लेंगे। अगला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, वो है री इशू ऑफ शेयर। अगर आपका री इशू वाली एंट्री गलत होती है तो री इशू के साथ साथ एक ट्रांसफ़र की एंट्री सटी होती है, फिर आपकी ट्रांसफ़र वाली भी एंट्री गलत हो जाएगी। तो इसलिए री इशू की एंट्री हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि री इशू के साथ एक और एंट्री है ट्रांसफ़र। तो री इशू गलत हुआ तो ट्रांसफ़र भी गलत हुआ, मतलब आपका 2 नंबर कट जाएगा अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आया हुआ है तो। और री इशू में थोड़ा सा टेक्निकल एंट्री पास करना भी पड़ता है, इधर से सिंपल एंट्री उधर नहीं है, तो थोड़ा सा टफ है, इसलिए उसको देखते हैं, क्योंकि री इशू में बहुत सारे खेल किए जाते हैं। तो पहले इसको नोट करिए, फिर री इशू वाली एंट्री बताते हैं। चलिए, नोट हो गया। आगे अब देखते हैं री इशू वाली एंट्री को।
तो री इशू वाली एंट्री थोड़ा बहुत सीखे हैं इसके पहले कि नहीं? बोलिए, थोड़ा बहुत सीखे हैं? तो बताइए, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताए कि शेयर को री इशू करते समय हम एट पार पे भी री इशू कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। तो डिस्काउंट कितने रुपए तक दे सकते हैं? कैपिटल प्रॉफिट हुआ हो, फारफीट वाला प्रॉफिट है ना, मतलब शेयर को फारफीट करने पे जो प्रॉफिट हुआ हो उतने रुपए तक का डिस्काउंट हम दे सकते हैं। कब? शेयर को री इशू करते समय, यही ना। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है री इशू ऑफ शेयर्स। शेयर को जब भी आप री इशू करेंगे तो एक तो आपको बताया गया एट पार पे करेंगे। एट पार का मतलब जितने रुपए का शेयर है उतने ही रुपए में री इशू भी कर दीजिए। दूसरा, एट प्रीमियम पे। और लास्ट आपका थर्ड जो है वो क्या है? एट डिस्काउंट पे। एट डिस्काउंट पे। अब हमें तीनों ही केस में जनरल एंट्री सीखना है कि अगर शेयर्स को री इशू करते समय एट पार पे री इशू किया गया हो तो क्या एंट्री पास करेंगे, एट प्रीमियम पे किया हो तो क्या एंट्री पास करेंगे, और एट डिस्काउंट पे किया हो तो क्या करेंगे। एट पार का मतलब होता है कि अगर शेयर 10 रुपये का है और उसे री इशू भी 10 रुपये में ही कर दिया गया तो इसे हम बोलते हैं एट पार री इशू। ठीक है, 10 रुपये के शेयर्स को 10 रुपये में ही री इशू कर देना तो इसे हम क्या बोलेंगे? एट पार। एट प्रीमियम का मतलब कि शेयर 10 रुपये का है लेकिन जब री इशू किया गया तो 10 रुपये नहीं बल्कि 12 रुपये में किया गया, तो फिर 2 रुपया ज़्यादा पे किया गया कि नहीं, तो यही कहलाता है एट प्रीमियम। इस केस को हम क्या बोलते हैं? एट प्रीमियम पे री इशू। और ये एट डिस्काउंट क्या है? तो एट डिस्काउंट का मतलब कि शेयर 10 रुपये का है लेकिन जब री इशू किया गया तो 7 रुपये में किया गया, तो कितने रुपए के डिस्काउंट पे? बस आपको ध्यान यही रखना है कि ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है ये फॉरफीचर में, फॉरफीट की एंट्री पास करते समय फॉरफीचर में जो अमाउंट दिख रहा है उस अमाउंट से ये वाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बराबर तक दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो ये वाली एंट्री अभी बताते हैं डिटेल में, पहले ये दोनों एंट्री सीख लेते हैं। सोचिए, अगर आप 10 रुपये वाले शेयर को री इशू करते हैं और 10 रुपये में ही करते हैं तो आपके यहाँ कितना पैसा आएगा? 10 रुपये आएगा कि नहीं? और 200 शेयर्स, कितने शेयर? 200 शेयर्स री इशू अगर हो रहे हैं तो सोचिए, री इशू करते समय पैसा आएगा आपके यहाँ कि जाएगा? आएगा। तो आपके बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर री इशू कर रहे हैं? 200 इंटू कितने रुपए में, तो कितना पैसा आ गया? और शेयर था कितने रुपए का? 10 ही रुपए का तो था। तो 10 रुपये के बदले में 10 रुपये अगर आपको मिल गया तो कोई घाटा लगा, कोई फ़ायदा हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो
तो उस केस में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में भी अमाउंट कितना चला जाएगा 2000। क्लियर हो गया। आपने 2000 रुपया पब्लिक से लिया और उसको अपना 2000 का शेयर दे भी दिया, तो आप 2000 रुपीज़ पब्लिक से ले करके उसके प्रति लाइबिलिटी भी कितने रुपए की अपनी बना देते हैं 2000 रुपया। तो इसको बोलते हैं री इशू एट पार। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की। एट प्रीमियम क्या है? तो एट प्रीमियम का मतलब जितने रुपए का शेयर है उससे ज़्यादा पे री इशू करना। कितने रुपए में? 12। अब आप सोचिए, आप क्या हैं, पब्लिक या कंपनी? कंपनी। हमेशा एंट्री पास करेंगे अपने आप को क्या बना के? कंपनी। आप कंपनी हैं, आपने अपने 10 रुपए वाले शेयर को जब पब्लिक को दिया तो कितने रुपए में दिया? तो आपके पास जो पैसा आएगा वो 12 रुपए की रेट से आएगा कि 10 रुपए की रेट से? 12 रुपए की रेट से। तो फिर प्रीमियम के केस में आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर? 200 इंटू 12 रुपए की रेट से कितना? 2400। अब आप बताइए, 2400 रुपये आप पब्लिक से लेते हैं, लेकिन उसको शेयर जो दे रहे हैं वो एक्चुअल में है कितने रुपए का एक? 10 रुपए का एक है। तो 2000 का 200 शेयर आप उसको दे रहे हैं, तो 200 शेयर में 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2000। तो आपकी जो लाइबिलिटी बनेगी उसके प्रति तो कितने रुपए से बनेगी? 2000 से। तो शेयर कैपिटल में कितना रुपया दिखा देंगे? 400 रुपया जो बचा वो किस चीज का है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। ये बात क्लियर हुआ? 2000 के शेयर को आपने कितने में बेच दिया? 2400 रुपये में। तो 400 रुपये का फायदा हुआ कि नहीं? तो फायदे को तो क्रेडिट करते हैं ना नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, तो क्रेडिट हो जाएगा यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अकाउंट। कोई दिक्कत? ये था हमारा री इशू एट प्रीमियम पे। और इन दोनों ही केस में ट्रांसफर वाली एंट्री पास किया जाएगा। इन दोनों ही केस में ट्रांसफर वाली एंट्री पास किया जाएगा। क्यों पास किया जाएगा उसका भी रीजन जान लेते हैं। जब किसी शेयर को आप फॉरफिट करते हैं तो फॉरफिट करते समय फायदा होता है कि नहीं होता है? होता है। उसी शेयर को जब आप री इशू कर देते हैं, ध्यान से यही बात याद रखिएगा, यहीं से आपकी ट्रांसफर की एंट्री पास होगी। जिस शेयर को आपने फॉरफिट किया वही शेयर जब आप री इशू कर देते हैं तो री इशू करते समय आप ये ध्यान देंगे कि हम जितने शेयर को री इशू किए हैं उन्हीं शेयर को फॉरफिट करने पे कितना फायदा हुआ था। ठीक है, जैसे 200 शेयर्स फॉरफिट किए आप, अभी जस्ट पीछे फॉरफीचर की एंट्री दिखाए थे ना, 800 रुपये का फायदा हुआ था, 800 का हुआ था। तो हम कहेंगे कि 200 शेयर को जब फॉरफिट किए थे तो कितना फ़ायदा? 800। जब री इशू किए हैं एट पार पे तो घाटा कितना रुपया? एक भी नहीं, एक भी रुपया घाटा नहीं लगा। तो 800 रुपये का जो फ़ायदा हुआ था वो फ़ायदा री इशू करने में एडजस्ट तो नहीं हुआ ना, तो फिर पूरा का पूरा वही 800 रुपया कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए से? 800 एंड 800। ध्यान से समझिएगा, जिस शेयर्स को आप री इशू करते हैं उस शेयर को फॉरफिट करने पे कितना फ़ायदा हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या करते समय?
तो अभी आपने देखा कि ये जो 200 शेयर री इशू हुआ है, इसे जब फॉरफिट किया गया था तो कितने रुपए का फायदा हुआ था? 800 का हुआ था ना। तो री इशू करने पे एक भी रुपए का अगर घाटा नहीं लगता है तो फिर पूरा का पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर? कैपिटल रिजर्व में। पूरा का पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर हो गया? सेम यही केस सिक्योरिटी प्रीमियम में भी। जब आपने प्रीमियम पे री इशू किया है तो क्या कुछ घाटा लगा? बल्कि उल्टा फायदा ही हो गया। 10 की जगह कितना पा गए? तो घाटा यहाँ भी कुछ नहीं लगा। तो फिर पूरा का पूरा 800 रुपया कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल। तो सेम एंट्री यही यहाँ पर भी पास हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो कुल मिलाकर के जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो वहाँ पर नोटिस आपको बस इतना ही करना है कि जो शेयर री इशू हो रहा है क्या वो एट पार पे हो रहा है या एट प्रीमियम। अगर एट प्रीमियम एंड एट पार पे हो रहा है तो समझ जाइए कि री इशू पे हमारा एक भी रुपया घाटा होने वाला नहीं है। तो फिर फॉरफीचर में जितना पैसा दिख रहा है वही पूरा का पूरा उठा के ट्रांसफ़र वाली एंट्री पास कर दीजिए। क्लियर हो गया? क्या ध्यान रखना है? री इशू करते समय क्या शेयर को एट पार और एट प्रीमियम पे किया गया है? एट पार एंड एट प्रीमियम के केस में कोई भी रुपए का घाटा नहीं होता है। तो फिर फॉरफीचर के समय जितना प्रॉफिट हुआ रहता है वो पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? क्लियर हो गया? क्यों कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किए? जनरल रिजर्व में भी तो कर सकते थे। ये भी एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो आंसर होगा कैपिटल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी ऑप्शन में दिखता रहेगा। तो जनरल रिजर्व क्यों नहीं टिक हो पाएगा? क्योंकि अभी अभी जस्ट आपने देखा था कि फॉरफीचर पे होने वाला प्रॉफिट हमारा कौन सा प्रॉफिट था? कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा ना। रेवेन्यू नेचर की प्रॉफिट ट्रांसफ़र होती है जनरल रिजर्व में, कैपिटल नेचर की प्रॉफिट ट्रांसफ़र होती है कैपिटल। ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो गया? तो ये दोनों केस क्लियर है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो ये करता है। इस केस में क्या होता है? शेयर जितने रुपए का है उसको जब री इशू करते हैं तो कम पे करते हैं। किस पे करते हैं? कम पे। तो उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे शेयर 10 रुपए का था, री इशू कितने में किया गया? 7 रुपए में। कितने रुपए में? चलिए अब बताइए, अगर आप 7 रुपए में री इशू कर रहे हैं तो आपके पास जो भी पैसा आएगा वो 7 रुपए की रेट से आएगा, 10 रुपए की रेट से? 7 रुपए की रेट से। तो 200 शेयर पे 7 रुपए की रेट से कितना आ जाएगा? 1400 रुपये आ गया। आ गया? सोचिए, शेयर आपका था कितने रुपए का? 10 रुपए का। 200 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो शेयर कैपिटल अमाउंट कितना आ गया? 2000 रुपए के शेयर को सिर्फ कितने रुपए में बेच दिए? तो कितने रुपए का घाटा लगा? 600 का लगा। तो इसको शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट कर देंगे। किससे एडजस्ट कर देंगे? शेयर फॉरफीचर। और 2 क्या लगा देंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 2000 से। हो गया? अब जरा आप सोच के बताइए, शेयर को फॉरफिट करने पे कितने रुपए का फायदा? 800 का। री इशू करने पे कितने रुपए का घाटा? री इशू करने के बाद भी कितना फायदा बचा है? 200। बात क्लियर हुआ? फॉरफिट किए थे तो कितना प्रॉफिट हुआ था? 800। री इशू किए तो कितना घाटा हो गया? तो री इशू करने के बाद भी कितना फायदा बचा? 200। वही 200 कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। समझ में आया? बोलिए, ये 200 अमाउंट कैसे निकला? पता चल गया ना?
जब कभी भी शेयर को डिस्काउंट पर, किस पे, तो उस केस में आपको ये देखना है कि री इशू करते समय हमें कितने रुपए का घाटा हो रहा है। जितने रुपए शेयर फॉरफीचर से लेते हैं वही हमारे लिए लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? तो फॉरफिट करते समय जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट से इस लॉस को क्या कर देंगे? माइनस। जो बचेगा प्रॉफिट वो कहाँ ट्रांसफर? क्लियर हो गया? 200 शेयर्स को फॉरफिट करने पे कितना फायदा हुआ था? उसी 200 को रीइशू करने पे कितना लॉस हुआ? 800 में से 600 लॉस माइनस हो गया तो बचा कितना? 200। तो वही 200 कहाँ ट्रांसफर हो गया? क्लियर हो गया? तो शेयर को रीइशू करना सीख गए, कोई प्रॉब्लम? ये था फुल शेयर्स रीइशू। जितने शेयर आप फॉरफिट किए थे उतने ही शेयर को रीइशू भी कर दीजिए। पूरे के पूरे शेयर्स को रीइशू भी कर देना। अगर जितना शेयर आपने फॉरफिट किया उतना ही शेयर रीइशू भी हो गया तब तो क्वेश्चन आसान है। कभी कभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए जितने शेयर फॉरफिट करते हैं उतने शेयर को रीइशू नहीं करता है बल्कि उससे कुछ कम ही करता है। उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रीइशू ऑफ शेयर। पूरा शेयर न इशू करके कुछ शेयर रीइशू करना। जैसे यहाँ कितना शेयर फॉरफिट था तो 200 पूरा रीइशू हो गया कि नहीं? अब क्वेश्चन में बोल सकता है कि वो 200 नहीं सिर्फ 50 ही शेयर रीइशू कर रहा है। कितना शेयर रीइशू कर रहा है? 50 शेयर रीइशू कर रहा है। तो कितना शेयर रीइशू नहीं किया? 150 नहीं किया ना। जो शेयर रीइशू नहीं होता है उस शेयर्स का जो भी प्रॉफिट अमाउंट आता है वो कभी भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता है। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर उन्हीं शेयर्स का होता है जितने हम रीइशू कर चुके हों। ठीक है? तो प्रोपोर्शनेट रीइशू ऑफ शेयर्स लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। वही अगर आप जान जाएंगे तो फिर पूरा फॉरफीचर और रीइशू से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं एग्जाम में वो सब खत्म हो जाएंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर प्रोपोर्शनेट वाला बताते हैं। चलिए, नोट हो गया। अब देखिए, प्रोपोर्शनेट अगर रीइशू हो रहा है तब कैसे एंट्री पास होगा? प्रोपोर्शनेट का मतलब 200 शेयर फॉरफिट हुआ था और उस 200 शेयर के फॉरफिट करने पे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था? 800 का, यही ना? अब पूरे 200 शेयर्स रीइशू नहीं होंगे। रीइशू होगा सिर्फ कितना शेयर? 50 शेयर। कितने शेयर? अब यहीं पे आपको अपना कॉन्सेप्ट सेट कर देना है। जब आप रीइशू सिर्फ 50 शेयर्स करेंगे, कितने शेयर? 50 शेयर्स करेंगे तो जो पैसा पाएंगे वो 50 शेयर्स का पाएंगे कि 200 का? 50 शेयर्स का। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट में 50 × 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 हो गया। अब ट्रांसफर वाली जब एंट्री पास करेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि 200 शेयर को जब फॉरफिट किया गया था तो कितना फायदा? 800। और जब रीइशू किया गया तो कितना घाटा? 1 भी रुपया नहीं। तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा? तो आंसर देंगे 800। तो हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हमने कहा था कि जितने शेयर को आप रीइशू करते हैं, ध्यान रखिएगा यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने शेयर को आप रीइशू करते हैं उस शेयर पे आपको देखना है कि रीइशू करने के बाद कितना फायदा हो रहा है, वो ट्रांसफर होता है। जिस शेयर को रीइशू किए हैं उस शेयर का केवल प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होता है। अगर इस 800 की बात करें तो ये 800 कितने शेयर की है? कितने शेयर का है? क्या आप पूरा 200 शेयर रीइशू किए हैं? आप कितना शेयर रीइशू किए हैं? और हम कह रहे हैं जितना शेयर रीइशू होता है उतने ही शेयर का बचा हुआ प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होता है।
अगर आप 800 कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 800 रुपया कितने शेयर्स का है, और हमें यहाँ जो ट्रांसफ़र करना है वो सिर्फ उतने ही शेयर का करना है जितना शेयर की रीइशू हुआ हो। तो रीइशू शेयर कितना है, तो फिर 50 शेयर्स का प्रॉफिट वाला अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ये बात समझ में आई नहीं? तो कैसे निकालेंगे, तो 800 का प्रॉफिट कितने शेयर का है, अगर 200 से हम इस 800 को डिवाइड कर दें तो एक शेयर का प्रॉफिट मालूम हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। जो 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो पूरे 200 शेयर का हुआ है। अगर उस 800 रुपये को हम 200 शेयर से डिवाइड कर दें तो हमें एक शेयर का पता चल जाएगा कि नहीं, 4 रुपीज पर शेयर। जल्दी बोलिए, 4 रुपया पर शेयर का फायदा पता चल गया कि नहीं, बोलिए। रीइशू कितना शेयर हुआ है, हमें 50 शेयर का मालूम करना है, तो 50 शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, बोलिए। 50 शेयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना रुपये आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। ये बात समझ में आएगी नहीं? अब अगर हम कहें कि जो शेयर रीइशू हुआ है उस शेयर को फॉरफिट करने पे कितना फ़ायदा, तो आंसर होगा 200। भाई 50 शेयर रीइशू हो रहा है ना, जब हम 50 शेयर फॉरफिट किए थे तो कितना फ़ायदा हुआ, तो आप कहेंगे कि फॉरफिट तो 50 नहीं शेयर हुआ था, बल्कि कितना शेयर, 200 हुआ था, और 200 शेयर का फ़ायदा कितना दिख रहा था, तो उस 800 को 200 से डिवाइड कर दिए और 50 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मालूम हो गया कितना, 200 रुपये का फ़ायदा हुआ। 50 शेयर को फॉरफिट करने पे कितने रुपए का फ़ायदा, तो आंसर होगा, और 50 शेयर को रीइशू करने पे कितने रुपए का घाटा, एक भी नहीं। तो यहाँ ट्रांसफ़र कितना, 200। ये एंट्री पास होगी। बात क्लियर हो गया कि नहीं, कहीं कोई कन्फ्यूजन? इसी तरीके से अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा है, किस पे, तो 50 शेयर की जगह 200 शेयर की जगह कितना रीइशू होगा, अब 50। 12 का मल्टीप्लाई 50 में कर देंगे तो कितना, 600। कैपिटल में कितना, 500, और प्रीमियम में कितना, 100। अब फिर से वही क्वेश्चन, 50 शेयर्स को फॉरफिट करने पे कितने रुपए का फायदा, 200। रीइशू करने पे कितने रुपए का घाटा, एक भी नहीं। रीइशू करने पे घाटा, क्योंकि अभी हमने पीछे कुछ टाइम पहले बताया था ना कि जब शेयर हमारा प्रीमियम और एट पार पे रीइशू होगा तो लॉस एक भी रुपया नहीं होगा, यही तो बताए थे। तो फिर यहाँ पर भी तो प्रीमियम पे रीइशू है तो लॉस कैसे हो जाएगा, होगा क्या, करा दीजिए लॉस, नहीं होगा ना। तो जब एक भी रुपए का लॉस नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं कि 50 शेयर्स को फॉरफिट करने पे प्रॉफिट कितना, 200, और रीइशू करने पे लॉस कितना, कुछ भी नहीं। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कितना, 200। तो सेम एंट्री यही रिपीट करा दें, जो यहाँ वही चीज। कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। अब आ जाते हैं इधर, इधर भी कुछ नहीं करना है। 50 की जगह कितना, सॉरी 200 की जगह कितना, तो 50 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 7 में, तो कितना आ जाएगा, 350। एक शेयर कितने रुपए का था, 10 रुपए का, कितने रुपए का था, और रीइशू कितने में कर दिया, तो कई रुपया घाटा लगा, तो 50 शेयर पे 3 रुपए के रेट से कितने का घाटा, तो यहाँ ट्रांसफ़र कितना, यहाँ ट्रांसफ़र कितना, 50 रुपया। कैसे, 50 शेयर को फॉरफिट करने पे फ़ायदा कितना, 50 शेयर को फॉरफिट करने पे फ़ायदा कितना, 200। रीइशू करने पे घाटा कितना, रीइशू करने पे घाटा कितना, 150। तो रीइशू करने के बाद बचा हुआ फ़ायदा कितना, तो वही 50 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा कि नहीं, कोई कन्फ्यूजन, बोलिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि जो शेयर रीइशू हुआ ही नहीं उसका फ़ायदा यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो वो कहाँ जाएगा,
तो वो जाएगा बैलेंस शीट में। कहाँ चला जाएगा? उसकी एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो जर्नल एंट्री पास करना है ना, कि बैलेंस शीट बनाना था। जर्नल एंट्री बोला था, तो जिसके बारे में कुछ बोलबे ना करे वो एंट्री पास करेंगे क्या? तो फिर प्रोपोर्शनेट रीइशू के केस में जर्नल एंट्री कैसे पास करना है वो समझ में आ गया। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या क्या था? फॉरफीचर और दोनों से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन? रीइशू में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। अगर कोई आपको पागल बनाने के लिए कहे कि एक शेयर को फॉरफिट करने पे 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ और रीइशू करते समय 5 रुपए के घाटे पे करेंगे, तो ऐसा कभी संभव नहीं। एक शेयर को फॉरफिट करने पे प्रॉफिट के रुपए का, तो रीइशू भी मैक्सिमम 4 रुपए के घाटे पे होगा। 4 रुपए से 1 पैसा भी ज़्यादा घाटा नहीं सह सकते हैं। तो रीइशू और फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा प्रोराटा। प्रोराटा ही कंटिन्यू आज होने वाला था, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें बची हुई थी, जैसे प्रोपोर्शनेट रीइशू, तो वो सब खत्म हो गया। अब उम्मीद करेंगे कोई कन्फ्यूजन नहीं बनेगी। आपके बुक में जितने क्वेश्चन दिए हैं सब लगा डालिए, कहीं डाउट होगा पूछ लीजिए। और जहाँ पे प्रोराटा लिखा हो हिंदी में आनुपातिक आवंटन, किसी भी क्वेश्चन में आनुपातिक आवंटन मिल जाए तो क्वेश्चन छोड़ भाग जाइएगा, समझ जाइए हमारे बस की बात, क्योंकि अभी वो पढ़ाई ही नहीं है। प्रोराटा के अलावा जितने सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सबको लगा लीजिए, जो डाउट हो कल आके पूछ लीजिए, और नहीं पूछेंगे तो कल प्रोराटा पढ़ा के ये चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं कल।